बिल्कुल नहीं। देखिए मानक जी, बीजेपी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन जरा भी नहीं है। अगर आप बीजेपी के साथ में 1-to-1 फाइट करें, आइडियोलॉजिकली अगर उनको आप बराबर से करें तो आप उनको डिफीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहां पर यह देखा जा रहा है कि उस 26-27 लोग के अंदर आपस में प्रॉब्लम चल रहा है। वो क्या देखिए किस नाम से बुला रहा है समाजवादी कांग्रेस को, उधर कोई और कुछ बोल रहा है, कोई बोलता हमारे यहां से नहीं लड़िए राहुल गांधी, ममता जी बोलती हमारे यहां से नहीं लड़िए। अरे तो कहां से लड़ेंगे, किस तरह करेंगे, ये क्या मेरे को खिचड़ी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लोग पूछ रहे वारिस भाई क्या होने वाला है आगे चुनाव को, मैं बोला भाई जिस तरह से तुम लोग कंफ्यूज है इसी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। ये पूरा कंफ्यूजन है, पॉलिसी का पता नहीं। हाँ मोदी को हराना है, हम भी चाहते हैं कि मोदी को हराए बुरी तरह से, और हम ये इंश्योर करें कि मोदी तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री ना बने। हम तो पूरी जान माल ताकत हिम्मत सब लगा देंगे हराने के लिए। तो खड़े हो जाइए राहुल गांधी के साथ, बीजेपी को हराए, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए, इंडिया गठबंधन में जाइए फिर, अगर आप वाकई गंभीर हैं बीजेपी को हराने के लिए। हमने बोला देखिए मानक जी, बिल्कुल हमने बोला कि आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, एक साथ एक ताकत बन के मुट्ठी से हराएंगे उनको। मगर इनको नहीं, ये एरोगेंसी है ना, ये एरोगेंसी खत्म करना पड़ेगा। आज आप सेक्युलर पार्टी के अंदर ओवैसी नहीं है तो सेक्युलर पार्टी कहां से हुई आपकी? चलिए बताइए मुझे, आपकी सेक्युलर पार्टी कहां से हुई अगर जिस पार्टी में असद ओवैसी नहीं है? अलका आपकी बारी है, बोलिए। पहले वारिस पठान का जवाब दीजिए अलका। मैं वारिस भाई का ही जवाब देने वाली हूँ। तारीफ करती हूँ, अपनी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं और उनकी कहीं ना कहीं ये दिली इच्छा लग रही है कि वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा होते, क्योंकि वो अपने आप को बार बार सेकुलर बता रहे हैं। हमें मालूम है कि आप एक धर्म को लेकर चलते हैं जिसका फायदा भाजपा निरंतर उठाती रहती है और उस हर लड़ाई को हिंदू मुस्लिम करके खत्म करती है राज्यों में। खुद कहा राजस्थान पहली बार जा रहे हैं, पहली बार जाने की जरूरत क्या थी? तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, 119 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लड़िए ना, कौन मना करता है? हराइए। वैसी भाई हमारे शपथ ले मुख्यमंत्री की, देश का इकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री देश देखना चाहता है, अल्पसंख्यक देखना चाहता है, लेकिन आप अपनी जमीन को छोड़कर सदियों से आप वहां पर हैं, वहां आप अपना सरकार आज तक नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, और आप राजस्थान पहली बार, मध्य प्रदेश ये कहते हैं हमने 2 मुसलमानों को दिया है। ये सच है कि हमने अल्पसंख्यकों को देखा है, उस अल्पसंख्यक में हमने जैन समाज के 10 हो, उसमें हमने छत्तीसगढ़ में अगर कहेंगे तो सिख को टिकट दिया है, हमने यहाँ 2 मुस्लिम को अगर दिया है तो उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किसने किया है? आपने खड़ा किया है। भाजपा को सीधे टक्कर में वो दोनों उम्मीदवार जीत के पहुंच सकते हैं विधानसभा में, पर आपके वहां पर खड़े होने से वोट बट रहा है और भाजपा मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जीत दर्ज करेगी भोपाल की तर्ज पे। भोपाल में क्या हुआ था? प्रज्ञा ठाकुर जीतेंगे दिग्विजय के सामने और मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट देगा ऐसा नहीं है, लेकिन बट गया वोट। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जितने मुस्लिम नेता हैं उत्तर प्रदेश के वापस आ रहे हैं। झुंझुनू में प्रियंका गांधी के मंच से ममता शर्मा बूंदी से 2 बार की विधायक रही है, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, भाजपा छोड़कर शामिल हुई है। आपके छत्तीसगढ़ में भाजपा का एक बहुत बड़ा आदिवासी नेता ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस ज्वाइन किया। तो ये कहना कि खाली मुस्लिम आ रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे ब्राह्मण समाज से, आदिवासी समाज से, दलित समाज से नेता इस समय देख रहे हैं उम्मीद की किरण से कांग्रेस की तरफ। तो मैं वारिस भाई से दोबारा निवेदन करूंगी, आप तेलंगाना में जीत दर्ज करिए, हम तो लड़ ही रहे हैं बिल्कुल बीआरएस को हराने के लिए। आप क्या कर सकते हैं अपना भविष्य वही देखते हैं तो शायद आज कुछ हासिल होता। अच्छा शलभमणि त्रिपाठी एक सेकंड रुकिएगा, वारिस पठान बेताब है जवाब देने के लिए और वो आपका काम भी कर ही रहे हैं आधा, तो वारिस पठान बोलिए, जवाब दीजिए हल्का लंबा सेकंड में। पहले तेलंगाना तो जीत लीजिए वारिस पठान, कांग्रेस को देखिए, पहले ओवैसी जी को वहां का सीएम बना दीजिए तेलंगाना का, उसके बाद बाकी देश में जाइएगा। अरे मानक जी इस बार देखिए तेलंगाना के अंदर तो क्लीन स्वीप है हमारा, राजस्थान भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे वो भी जीतेंगे। अभी देखिए अलका जी, आप देखिए अब्दुल्ला शोएल शेख साहब के जो आपके तेलंगाना के ये थे 34 साल से आपके साथ थे, 34 साल से आपने पार्टी ने इतना उनके साथ अत्याचार किया, बेचारा रेजिग्नेशन करके चले गए, रेजिग्नेटर डाल दिया उन्होंने, रेजिग्नेशन लेटर भी डाल दिया। ये आप कर रहे हो मुसलमानों के साथ, आपको 90% वोट चाहिए ना, तो क्या पैसा बर्ताव करेंगे? अरे मुसलमान इस देश का एक अहम हिस्सा है अलका जी, हमारे लोगों ने जाने गवाई देश की आजादी के लिए, शहीद हुए हमारे लोग तब जाके देश आजाद हुआ है, और आप इस तरह से करोगे? 70 साल से इतनी बड़ी सेक्युलर पार्टी का परचम लहराने की बात करते हो मगर मुसलमानों को अधिकार नहीं दोगे आप। चलिए घोषणा करिए ना, बोलिए अलका, बोलिए, घोषणा करिए राजस्थान में हम जीत गए तो मुसलमान को डिप्टी सीएम बना देंगे। चलिए दोनों जगह घोषणा करिए कि हम जीते तो हम, बोलिए अलका।
देखिए, ये वो घोषणा की बात मुझसे करवाना चाह रहे हैं जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। आप वापस ले लीजिए। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और आपके छत्तीसगढ़ में आपने जहां पर भी हमारे मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने अपने खड़े किए, उन्हें वापस ले लीजिए। आप आज वापस लीजिए, भविष्य में क्या होगा मैं आपके साथ खड़ी हूं। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी। अब शलभ देखिए, अलका ने भी आपको वही चुनौती दी है और वारिस पठान ने भी। आप फिलिस्तीन 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 इजराइल करते रहते हैं, हमास। आप कतर के बारे में नहीं बोलते। वहां हमारे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी हो गई। मानव भाई, यही सवाल तब भी उठे थे जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में बम बरसाते हुए जब गिरफ्तार हो गए थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद सबकी जुबान पर ताला लग गया था जब इमरान खान ने वहां की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि भाई हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है और मुझे खबरें मिल रही कि भारत बहुत आक्रामक स्थिति में है और हमने उनको सकुशल रिहा किया है। तो हम करते हैं, हम बोलते नहीं है। बोलने वाला काम दूसरों के हवाले है। आपने कहा ना कि वारिस पठान साहब आपका काम कर रहे हैं। हम तो हैरान है मानक भाई, जिस प्रकार का कंफ्यूजन इंडी गठबंधन में है, वैसे हम लोग के मन में कंफ्यूजन है कि कौन कौन हमारा काम कर रहा है। अजय राय कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी हमारा काम कर रही है। वो कहते हैं कि देखो वहां पे चुनाव लड़ा दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बी टीम है समाजवादी पार्टी भाजपा की, इसलिए भाजपा जीत गई, वरना कांग्रेस जीत जाती। कांग्रेस कहती है कि थपा कहती है कि भाई कांग्रेस बी पार्टी है, कांग्रेस कहती है वो बी पार्टी है। वारिस पठान साहब को उनको बोलते हैं बी पार्टी है। कौन बी पार्टी, जनता को तय करने दी। ये चुनाव सकारात्मकता बनाम नकारात्मकता के मुद्दे पर होने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने निरंतर काम किया है और निश्चित तौर पे ये चुनौती हर कोई मानता है। ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लोग आप कोस सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, पर सबको पता है कि मोदी जी का नेतृत्व कितना सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में दोबारा से एक सकारात्मक भाव के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं यूपी में इंडिया गठबंधन रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 80 में से कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? दूसरी तरफ कौन लोग हैं मानक भाई? दूसरी तरफ कौन लोग हैं? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये बस मोदी हटाओ मोदी हटाओ। क्यों मोदी हटाओ? क्योंकि मोदी गरीबों का रहनुमा है। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी ने दलितों वंचितों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मोदी से क्यों नफरत है? क्योंकि वो मोदी है जो जब प्रयागराज कुंभ में जाते हैं तो कुंभ के स्नान के बाद दलितों का पैर छूकर, सफाई कर्मियों का सीटें कितनी, 80 में से कितनी सीटों पर दावा ठोक रहे हैं इस बार? 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 80 में 80 सीटें। पिछली बार इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। इस बार ई रिक्शे पर नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और वारिस पठान की पार्टी को कितने सांसद आएंगे? हम जीतने जा रहे हैं। वारिस पठान की पार्टी को कितने आएंगे? वारिस पठान तो कांग्रेस की बी पार्टी है, इनको पूछे कांग्रेस से क्या लेना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब बोलिए, 80 की 80 शलभ मणि त्रिपाठी क्लेम कर रहे हैं। आप बनाइए गठबंधन या ना बनाइए? मुझे तो इतना आश्चर्य है, शलभ मणि भाई कह रहे हैं कि कतर में हमारे 8 पूर्व अधिकारियों को, नेवी के अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा हुई है। अब शलभ मणि कह रहे हैं मोदी जी को बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन कतर के अमीर को सपना आएगा, कह रहे मोदी तो बहुत खतरनाक है, वो इतना डरेगा, थर थर कांपेगा और 8 के 8 को छोड़ देगा। अभी आप कह रहे थे कतर और मणिपुर और ये तो छोड़िए आप, इजराइल तो इन्होंने कश्मीर में हमारे 3 अधिकारी शहीद हुए, उस पर एक ट्वीट नहीं है मोदी जी का, उस पर बयान तक नहीं दिया, दुख तक व्यक्त नहीं किया, शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। ये इतने पाखंडी लोग हैं, इनकी बातों पर क्या विश्वास करें। शलभ मणि जी बैठे हैं इनके क्षेत्र में, इनके जहां से चुन के आते हैं। एक घटना हुई, 2 जातियों के परिवारों में झगड़ा हो गया, दोनों तरफ हत्या हुई। ये लगातार एक के पक्ष में खड़े रहे। हमारे नेता भी वहां गए, दोनों परिवारों से मिलकर आए, दोनों परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, संवेदना व्यक्त की। ये तो महापाखंडी पार्टी है। मुझे पता था राजकुमार भाटी शलभ मणि त्रिपाठी के सामने वो देवरिया वाला मसला जरूर उठाएंगे। राजकुमार भाटी, शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए शलभ बोलिए। देखिए राजकुमार भाटी जी हमारे बहुत से मित्र हैं, उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग 54 एसडीएम एक परिवार से बनाते थे, केवल एक खानदान राज करता था और आज भी पिछड़ों के आरक्षण पे एक खानदान राज कर रहा है। नाम गिनाना शुरू करूं क्या? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेके, अखिलेश यादव जी से लेके, शिवपाल यादव जी से लेके, तेज प्रताप यादव से लेके और तमाम कौन कौन से जो राम गोपाल यादव और कौन कौन अक्षय यादव, नाम गिनाऊं क्या? ये पूरा एक परिवार जो राज किया भाटी साहब, ओबीसी समाज समझ चुका है कि मलाई केवल एक परिवार काटता है,
बाकी ओबीसी को तो आप कटने के लिए छोड़ देते हैं। और कौन से, जब राजभर समाज का व्यक्ति आपकी सरकार में दंगों में मारा जाता है, मुख्तार अंसारी के लोग उसको मारते हैं, जब अतीक अहमद के लोग हत्या करते हैं एक कुशवाहा समाज की महिला का, क्यों नहीं बोलते आप? तो केवल ओबीसी समाज की मलाई मत काटिए। और शलभ मणि त्रिपाठी, आपसे सलाह लेने नहीं जाता, हम सबके लिए खड़े होते हैं। जो गरीब है, निर्बल है, उसके साथ खड़े होंगे। आप चाहे जितने इल्जाम लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन गरीब और निर्बल जो होगा उसके साथ डंके की चोट पे खड़ा होगा। मैं आपसे निवेदन के साथ कहता हूं। विनोद जी और मैं यहाँ बैठकर आप चारों की डिबेट का आनंद ले रहे थे। राजकुमार भाटी जल्दी से 20 सेकंड क्विकली, क्या कहना चाह रहे हैं? लोकतंत्र में ये अहंकार सबसे खतरनाक है कि आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में छोटे छोटे आदमी का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने सिद्ध कर दिया, आ गए उसी बात पे। ये 54 एसडीएम, यादव एसडीएम का झूठ कितनी बार बोलेंगे, वो सच्चाई सामने आ चुकी है। उस समय तो जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने आरोप लगाया तो सारे अधिकारी यादव बना दिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था 9 डीएम उस समय यादव थे उत्तर प्रदेश में। आज 55 डीएम, 75 में से 55 जनरल कैटेगरी के हैं, 10 ओबीसी और 10 एससी केवल। आप ज्यादा जातिवादी हैं, हम ज्यादा जातिवादी थे। ओके, ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री। ओके विनोद जी, अलका उसके बाद क्लोजिंग कमेंट दूंगा आपको, क्लोजिंग कमेंट दूंगा अलका। ओके विनोद जी, ये डिबेट आप देख रहे हैं, यूपी पर डिबेट बड़ी दिलचस्प हो रही है। मैं बार बार यूपी पर इसीलिए आता हूं क्योंकि यूपी इस बार, आपको भी लगता है विनोद जी के निर्णायक एक इस 24 की लड़ाई में एक राज्य हो सकता है? देखिए, यूपी जो है 2014 में भी निर्णायक था। 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन की थी, और 2019 में भी 64 सीटें थी इनकी मिला करके, गठबंधन को मिला करके। तो एक बड़ा, आप 64 माइनस कर दीजिए 303 में, देखिए कहाँ मेजोरिटी से नीचे। आप जो है अगर 73 माइनस कर दीजिए तो 210 के आसपास। तो यूपी ही निर्णायक 2014 में था और 2019 में भी था, और यूपी ही 2024 में भी निर्णायक होगा। इसलिए जो लड़ाई है वो, मतलब मैं और अन्य राज्यों का महत्व कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि यूपी में सीटें इतनी ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत 2 राज्यों से है, गुजरात और उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां चुनौती उनके सामने अभी नहीं है। गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर खड़ी हो सकती है तो उसको और कांग्रेस को एक सलीके के साथ अपना गठबंधन करना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। खाली नारों से और जाति से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां आज की तारीख में बहुत मजबूत है, इसको इनकार नहीं कर सकते आप। और जब आप सामने वाले की ताकत का अंदाज होगा तभी आप उससे लड़ पाओगे, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना पाएंगे। अलका लंबा क्या कह रही है, बोलिए अलका। मानक जी, हम लोग क्यों जातिगत जनगणना की जो है वो मांग पर अड़े हुए हैं, और हम कह चुके हैं जहां हमारी सरकारें आने वाली है वहां जातीय जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश में ये जीतते आए, लेकिन जिस दिन जातीय जनगणना हो गई, अति पिछड़ा ओबीसी को पता लग गया कि उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किसी और ने नहीं, 10 सालों से केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया, जवाब मिलता है कि 90 प्रशासनिक बड़े अधिकारियों में से मात्र 3 ओबीसी समाज से आते हैं। अब इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी से है। प्रधानमंत्री जी ने वारिस पठान, उसके बाद खत्म करेंगे शलभ मणि त्रिपाठी पर। वारिस पठान जल्दी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए बस 10 सेकंड। देखिए, अलका बहन एक बहुत अच्छी नेक लेडी है, बहुत पावरफुल है, अच्छा बोलती है, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा अलका बहन से। शिवसेना ने, चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, हमको इसका फक्र है, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने उनके साथ जाके गठबंधन बांध लिया, अच्छा किया क्या आपने? हमारी आस्था का खिलवाड़ कर दिया आपने, अच्छा किया आपने। 6 दिसंबर हमारे लिए ब्लैक डे डेमोक्रेसी का था इंडिया के अंदर। वो उद्धव ठाकरे, वो बाल ठाकरे जो अपनी राजनीति को सिर्फ मुसलमानों को गालियां दे दे के चमकाए, आप उनके साथ जाके सत्ता के अंदर बैठ गए। शलभ मणि त्रिपाठी अंदर से मुस्कुरा रहे होंगे इस सवाल पर लेकिन चेहरे पर नहीं आ रही है। जैसा मैंने कहा ना, वारिस पठान आधा काम तो बीजेपी का कर ही दे रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं सर, नहीं। अच्छा विनोद जी 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं शलभ मणि। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक गाड़ी है पूरे देश में, उसका असली डबल इंजन उत्तर प्रदेश में है, मोदी और योगी। आप देखिए, 2 जनाधार वाले नेता भाजपा के, वो एक ही राज्य से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। इसलिए यूपी में चुनौती सबसे कठिन है इंडिया गठबंधन के सामने, क्योंकि बीजेपी के दोनों बड़े नेता, जनाधार वाले नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए। शलभ, देखिए, 10 सालों तक सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, अलका बहन की सरकार रही, कितनी जनगणना करा ली इन्होंने?
उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की भी सरकार रही, बहुत सारी सरकारें रही, लेकिन देखिए एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या दिखता है। एक तरफ तो बात करते हैं मुद्दों की कि मुद्दे होने चाहिए, विकास होने चाहिए। एक मुद्दा सिर्फ मानक भाई है कि किस प्रकार से इस देश के हिंदुओं को कमजोर करना है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ये पिन पॉइंट है, हिंदुओं को कमजोर करो, बांटो। कभी मुसलमानों में कितने फिक्रे हैं, मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, कभी बात नहीं करेंगे। शिया सुन्नी के दंगे उत्तर प्रदेश में आदरणीय विनोद जी बैठे हैं, पूछिए ना, कत्ल होता है शिया सुन्नी के बीच में, लखनऊ अवध में कत्ल होता है, कभी चर्चा नहीं करेंगे ना। शिया सुन्नी में तो कोई बात ही नहीं करनी है, बस हिंदुओं को बांटो और उसके बाद जब अपनी सरकार आए तो जितना काट सकते हो काटो। ये नीति रही है कांग्रेस पार्टी की, और हमेशा से जब जब इन्होंने प्रयास किया है तो इस देश के राष्ट्रवादियों ने इनको सबक सिखा के अमेठी से वायनाड खदेड़ा है। इस बार जो जहर आप बो रहे हैं हिंदुओं के बीच में, बहुसंख्यक समाज के बीच में, वायनाड में भी जगह नहीं मिलेगी इस बार। बहन जी, अलका जी, आप ही थी ना जो बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, आप थी ना। आपने कहा कि बाहर निकल के अंदर मीटिंग में चर्चा हुई, हम तो उस पर जाना भी नहीं चाहते, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, खूब गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं। अभी हमारे भाई भाटी साहब ने कहा अजय राय नहीं चलेगा, मतलब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। हालत देखिए क्या हो गई है। तो हम इससे घबराने वाले नहीं है, हम अपनी सकारात्मक चीजों को लेकर, मोदी जी को लेकर आगे काम करने वाले हैं। क्विकली जल्दी से अलका जल्दी से मुझसे कह रहे मानक जी, हाँ मानक जी, ये हाँ, मुद्दों बोलिए, पर कभी बोलिए। नहीं आएंगे, ये ओबीसी को उनका हक नहीं देंगे। लास्ट जातीय जनगणना कांग्रेस के राज में हुई है, हम उसी को आधार बनाकर हक देने की बात कर रहे हैं। अति पिछड़े ओबीसी को ये नहीं देना चाहते, ये साफ हो गया। कहा हिंदू मुस्लिम सिया सुन्नी पर पहुंच चुके हैं ये लोग। सो जातीय जनगणना ओके, इसी नोट पे खत्म नहीं कर रहा हूं, होगी। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, पर इस दिलचस्प गर्मा गर्म बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड